नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आप लोग के बीच उपस्थित हूँ और आज का हमारा टॉपिक है आधुनिक भारत। मित्रों, बीएसएससी सीजीएल की परीक्षा को मात्र अब लगभग 40 दिन बचे हैं और इस 40 दिनों में हम लोग सामान्य अध्ययन के अंतर्गत इतिहास का जो सबसे महत्वपूर्ण खंड है आधुनिक भारत, इसकी तैयारी कैसे करें इस पर हम लोग चर्चा करेंगे टॉपिक वाइज। और यह टॉपिक हम लोगों ने पिछली 2 परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर बनाया है, तो आशा है कि आप लोग इससे काफ़ी लाभान्वित होंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोग से एक बार पुनः रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग भी इस चैनल पर अभी नए आए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट्स ज़रूर दें। तो आइए दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं इस टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक आधुनिक भारत से लिए हैं और यह जो टॉपिक है पिछले 2 परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को अध्ययन करने के बाद टॉपिक का चुनाव किया गया है। इस टॉपिक को कैसे हम लोग पढ़ाई करें कि जो बाकी 40 दिनों का समय आपके पास है, इस 40 दिन के समय में का सदुपयोग कर परीक्षा में अधिक से अधिक अंक को लाएं। तो पहला हमारा टॉपिक है उत्तरकालीन मुगल सम्राट। हम सभी जानते हैं कि इतिहास के कालक्रम के निर्धारण में 1707 ईस्वी एक बैरियर है। इस समय क्या हुआ था, तो औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। मुगल सम्राट औरंगजेब 1707 में उनकी मृत्यु होती है। उसके बाद का जो समय होता है वो आधुनिक भारत का समय होता है। आधुनिक भारत, इतिहास के आधुनिक भारत के शुरुआत होती है। इसके बाद मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के लड़ाई में सब जीतते हैं जो वो हैं बहादुर शाह। बहादुर शाह का कालक्रम क्या रहता है, 1707 ईस्वी से लेकर 1712 ईस्वी में। इसके बाद अन्य प्रतिवर्ती जो मुगल सम्राट आते हैं और अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर होते हैं जो कि 1857 की क्रांति के समय होते हैं, जो को अंग्रेज़ों ने उन्हें बंदी बना करके। तो इन सारे मुगल सम्राटों के एक कालक्रम को हम लोग लिख लेंगे और लिख करके याद रखेंगे। इससे कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद है भारत में यूरोपीय कंपनियां। हम सभी जानते हैं कि लगभग 1600 की ईस्वी में जहांगीर के दरबार में 2 अंग्रेज व्यापारी आए थे, सर टॉमस रो और विलियम हॉकिंस। इन दोनों ने भारत में अंग्रेजी कंपनी स्थापित करने की मांग रखी, अपनी एक अनुरोध रखा और जहांगीर के पास, जिस जहांगीर ने शर्त के साथ इजाज़त दे दी थी। इसके बाद से भारतीय कंपनियां, जो यूरोपीय कंपनियां हैं, वो अपना बनाना शुरू की। सबसे पहले पुर्तगालीज कंपनी आई, फिर डच आए, फिर फ्रांसीसी आए और अंत में ब्रिटिशर्स आए। तो इन सब के बारे में हम लोग कालक्रम बना करके उसको याद करेंगे। बंगाल पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य। जब कंपनियां भारत में आईं, विभिन्न यूरोपीय कंपनी, फिर उनके बीच एक प्रतिस्पर्धा भी था। इस प्रतिस्पर्धा की लड़ाई में अंग्रेज विजेता हुए और फिर अंग्रेज़ों ने सबसे पहले बंगाल को अपने आधिपत्य में लिया और उसके बाद धीरे धीरे देश में अपना आधिपत्य जमाया। इसको हम लोग अच्छे तरीके से इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे, याद रखेंगे। जो अगला हमारा टॉपिक है वो है मैसूर, सिख, मराठा। मैसूर को हम लोग इस तरह से याद रखेंगे कि आंग्ल मैसूर युद्ध 4 बार हुआ है, याद रखेंगे। 2 बार में याद रखेंगे हैदर अली और 2 बार में टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली थे। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेज़ों और हैदर अली के बीच हुआ। द्वितीय भी अंग्रेज़ों और हैदर अली के बीच हुआ, जिसमें हैदर अली मारे गए थे। तीसरा और चौथा जो हुआ था अंग्रेज़ों और टीपू सुल्तान के बीच, इसको याद रखेंगे। और इसमें एक और चीज़ को याद रखेंगे, श्रीरंगपट्टनम की संधि थी, अंग्रेज़ों और श्रीरंगपट्टनम की संधि, इसको भी हम लोग याद रखेंगे। इसके बाद आंग्ल सिख युद्ध को याद रखेंगे, मराठा उत्कर्ष तथा मराठा युद्ध को याद रखेंगे। यह भी कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल, ये काफ़ी आप लोग को इम्पोर्टेंट है कि पहले कंपनी के अधीन ही गवर्नर जनरल होते थे। कब तक? 1857 के क्रांति होने के तक। और 1857 की जब क्रांति होती है उसके बाद जो भारत का पूरा सिस्टम था वो सीधे सीधे ब्रिटिश क्राउन के पास चला जाता है, ब्रिटिश क्राउन के अधीन में चला जाता है। तो इसको हम लोग याद रखेंगे। जितने भी कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल हैं उनका नाम और उनका समय
याद रखेंगे कालानुक्रम में। इसके बाद 1857 की क्रांति, इसके उद्देश्य क्या था, इसका परिणाम क्या हुआ, इसके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन सा था, इसको निश्चित रूप से हम लोग याद रखेंगे। तात्या टोपे का स्थान कहाँ था, हमेशा आता था। वीर कुंवर सिंह लगभग सब परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। रानी लक्ष्मीबाई, इसके अलावा बेगम हजरत महल वगैरह वगैरह लोग हैं। इन सब लोगों को उनके स्थान के साथ याद रखेंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। इसके बाद है भारत में धार्मिक सामाजिक आंदोलन। इसके अंतर्गत हम लोग ब्रह्म समाज, आर्य समाज, इसके अलावा और भी कई सारे सामाजिक संगठन थे जिनका योगदान भारत के सामाजिक सांस्कृतिक उत्थान में था। उन सबको एक कालानुक्रम में याद रखेंगे। इसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत ही बढ़िया से इसको याद रखेंगे। हम सभी जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। अब इसमें पूछा ये जाता है कि एक तो ये प्रश्न आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, इसके पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, इसके पहले महिला अध्यक्ष कौन थी, बिहार में कौन कौन सा अधिवेशन हुआ, बिहार में जो अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता किसने किया था। तो इन सारे 4-5 प्रश्नों को आप लोग याद रखेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद गांधी युग शुरू होता है। गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं। उसके बाद भारत की पूरी राजनीतिक परिदृश्य बदल जाता है जब तक कि भारत की आज़ादी नहीं मिलती है। तो गांधी युग में हमें उन सारे असहयोग आंदोलन से लेकर के भारत छोड़ो आंदोलन और भारत की आज़ादी के जो अंतिम लड़ाई थी वहाँ तक सभी कालानुक्रम में याद रखेंगे। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, चौड़ी चौड़ा कांड सबसे इम्पोर्टेंट है, दांडी यात्रा सबसे इम्पोर्टेंट है, भारत छोड़ो आंदोलन सबसे इम्पोर्टेंट है। इन सारे चीज़ों को हम लोग याद रखेंगे। स्वतंत्रता आंदोलन के समय कौन कौन से पत्र का और पत्रिकाएं निकलती थी और किन भाषाएं में निकलती थी, यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें कम से कम 10 ऐसे पत्र पत्रिकाएं हैं जो लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसको आप लोग निश्चित रूप से याद रखेंगे। केसरी याद रखेंगे, बाल गंगाधर तिलक का, या फिर गणेश शंकर विद्यार्थी का नाम सबसे ऊपर आता है। इन सारी चीज़ों को हम लोग याद रखेंगे। इसके बाद हमारा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। यह तो पूरे आधुनिक भारत का रीढ़ है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इस सारी घटनाएं इसी के इर्द गिर्द घूमती है। तो यह एक विहंगम दृष्टिकोण है। इसके अंतर्गत सारे आंदोलन जो है गांधी युग के पहले और गांधी युग के बाद, वो सारा चीज़ इसमें समाहित हो जाता है। इसे हम लोग बहुत विस्तृत तो नहीं, लेकिन एक शॉर्ट नोट में सभी जितने आंदोलन है उसको एक कालानुक्रम में लिख करके उसके समय के अनुसार याद रखेंगे। जैसे पूछ दिया जाता है, एक तरफ आंदोलन रहता है, एक तरफ उसका समय दिया रहता है, उसको सही क्रम में सजाने के लिए दे सकता है। तो इसलिए इसके समय के साथ इसको याद रखना सबसे ज़रूरी है। अब इसके बाद है ब्रिटिश कालीन आयोग एवं समितियाँ। तो ब्रिटिश काल में कौन कौन से आयोग बने, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो या फिर सुरक्षा से संबंधित हो या अन्य सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक समितियां बनी, उन सारी समितियों का एक शॉर्ट नोट बना करके याद रखेंगे। भारतीय प्रेस का विकास, ये लगभग टॉपिक समान है। भारतीय प्रेस और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय पत्र पत्रिकाओं का उदय, तो ये दोनों ही टॉपिक समान है, इसे हम लोग देख सकते हैं एक साथ। भारतीय सुधार अधिनियम, तो भारतीय सुधार अधिनियम को अंग्रेज, जब भारत में विरोध बढ़ने लगा, आंदोलन उग्र होने लगा, तो अंग्रेज़ों ने कई सुधार आंदोलन भी चलाए और उन सुधार आंदोलनों को हम लोग एक क्रम में लिख करके याद कर लेंगे। मुस्लिम सामाजिक आंदोलन, मुस्लिम सामाजिक आंदोलन सर सैयद अहमद खां के आसपास घूमती हैं, इसे हम लोग याद रखेंगे। अलीगढ़ आंदोलन को याद रखेंगे, ये लगभग परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब भारत का जो स्वतंत्रता संघर्ष है और उसमें बिहार के परिप्रेक्ष्य में बिहार का क्या योगदान रहा, बिहार के किन
स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना योगदान दिया, इसे हम लोग याद रखेंगे और नोट कर लेंगे और उसका कालानुक्रम जरूर याद रखेंगे। इस संबंध में इस शुरुआत जो हम लोग करेंगे चंपारण आंदोलन से करेंगे। 1917 के चंपारण आंदोलन से शुरू करते हुए भारत छोड़ो आंदोलन तक ले जाएंगे और उसके बाद के भी जो भी कालानुक्रम है उसको भी याद रखेंगे। आज़ादी और भारत का विभाजन, ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम चरण की बात है कि आज़ादी का जो एक्ट हुआ और एक जो त्रासदी हुई, भारत का विभाजन हुआ, इससे संबंधित 2-4 चीज़ों को हम लोग मुख्य बिंदुओं को याद रखेंगे। इसके बाद है कि भारत पर औपनिवेशिक प्रभाव क्या पड़ा। भारत से अंग्रेज तो चले गए, 1947 में पूर्णतः भारत को आज़ादी मिल गई, लेकिन उनके बाद जाने के बाद भी कई सारे उनका जो बनाया नियम कानून से लेकर के और कई सारे ऐसे सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव पड़ा जो कि आज भी हम लोग उसे लेकर के चल रहे हैं। तो कौन सा प्रभाव पड़ा, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे, याद रखेंगे। मैं समझता हूँ कि इस तरह से टॉपिक्स, इतने सारे टॉपिक्स को अगर हम लोग ध्यान में रखते हैं तो हमारा यह खंड पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। अब रही बात कि इन खंडों की हम लोग पढ़ाई कैसे करें, कैसे तैयार करें, तो फिर से मैं वही बात बताऊंगा कि सारे खंडों को सब कुछ एक साथ पढ़ना ठीक नहीं है। इसे हम लोग अलग अलग खंड में बांट लें। जैसे आधुनिक भारत में गांधी युग के पहले का, गांधी युग के बाद का एक बना लें हम लोग कि जो धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन है उसके लिए एक अलग बना लें, पत्र पत्रिकाओं और प्रेस से संबंधित एक अलग बना लें, और जितने आंदोलन हुए हैं उनका कालानुक्रम एक अलग बना लें। 3-4 खंड इसको बना लें और मुझे लगता है कि इस पर अगर 1 घंटा भी समय दें तो 1 सप्ताह में आपका यह खंड समाप्त हो जाएगा। लेकिन इसका रिवीजन सबसे ज़रूरी है। इसके लिए हम लोग शुरू करेंगे जब टेस्ट सीरीज़, तब आप लोगों को कई सारी चीज़ें इसमें फिर से ध्यान में आ जाएंगी। तो मेरी शुभकामनाएं हैं, आप लोग अच्छे से तैयारी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।